हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर 1, जो कि है लेखांकन एक परिचय, जिसमें कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ने हैं टोटल 5 टॉपिक्स। और स्टार्टिंग के जो 4 टॉपिक्स हैं वो हमने अपने पिछले वीडियोज़ में कम्प्लीट कर लिए। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेखांकन के आधारभूत पारिभाषिक शब्द, जिसमें कि हमें उन शब्दों के अर्थ को समझना है जो कि लेखांकन का कार्य करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। क्योंकि व्यापार के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे शब्द यूज़ किए जाते हैं जिनका अर्थ हमें नहीं पता, तो बिना उन्हें समझे हम लेखांकन को अच्छे से नहीं कर सकते। ठीक है, तो वैसे तो इन शब्दों की सूची जो है वो काफ़ी लंबी है, इसलिए एक वीडियो में तो ये कवर होंगे नहीं, तो हम इसे आगे के 2-3 वीडियो में पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण लेखांकन शब्दावलियों को, जो कि है व्यावसायिक सौदे, पूंजी, आहरण और माल। ठीक है, तो चलिए जल्दी से समझते हैं सबसे पहले कि व्यावसायिक सौदा किसे कहते हैं। देखिए, किसी वस्तु या सेवा के आदान प्रदान अथवा क्रय विक्रय को व्यावसायिक सौदे कहते हैं। इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि ये सौदे वित्तीय प्रकृति के होते हैं और दूसरा कि ये सौदे नकद या उधार हो सकते हैं। अब सिंपल शब्दों में अगर हम लोग सिर्फ सौदे का मतलब समझें तो सौदा क्या होता है? किसी एक वस्तु के बदले में कोई दूसरी वस्तु देना या फिर लेना, ये होता है सौदा। जब ये व्यवसाय में किया जाता है तो इसे व्यावसायिक सौदा कहा जाता है। यानी कि व्यवसाय में जब हम किसी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेते हैं या देते हैं तो उसे व्यावसायिक सौदा कहते हैं। अब क्योंकि व्यवसाय में जो सारा कार्य होता है वो कैसे होता है? वित्तीय प्रकृति, यानी कि पैसे में ही होता है। यानी कि हम लोग किसी को पैसा देंगे तो उससे कोई सामान लेते हैं, या फिर कोई हमको पैसा देगा तो हम उसे उसके बदले में कोई वस्तु या सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर व्यावसायिक सौदे में क्या होता है कि कोई भी सौदा जो होता है वो वित्तीय प्रकृति का होना चाहिए, यानी कि वो पैसे में होना चाहिए। पहले क्या होता था कि पहले जब तक हम लोग पैसे से हमारी पहचान नहीं हुई थी, यानी कि मुद्रा का तब तक प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, उस टाइम क्या होता था, वस्तु विनिमय का कार्य चलता था। यानी कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ली और दी जाती थी। लेकिन जब से मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ है तब से क्या होता है कि व्यवसाय में हम लोग पैसा दे करके ही कोई सामान खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये वित्तीय प्रकृति का होना अनिवार्य है। और दूसरा है कि नकद या उधार। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें तुरंत पैसा मिलता है और हम वस्तु या सेवा प्रदान कर देते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि सामने वाला जो ग्राहक है वो तुरंत पैसा देने में समर्थ नहीं होता है, तो वो वस्तु या सेवा तो हमसे ले लेता है और जो पैसा है उसके बदले में वो हमें बाद में प्रदान करता है। तो ठीक है, तो ये 2 तरीके से सौदे हो सकते हैं। तो ये था सिंपल सा हमारा मतलब व्यावसायिक सौदे का। अब देखते हैं कि पूंजी किसे कहते हैं। तो देखिए, व्यवसाय को आरंभ करते समय व्यवसायी द्वारा व्यवसाय में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है और इसे आवश्यकता अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो सिंपल सा पूंजी का मतलब होता है, आप जब भी कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय, एक छोटा सा दुकान भी अगर स्टार्ट करने जा रहा है तो उसमें सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा? पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, पैसा जब वो लगाएगा तो उस पैसे से जिस भी वस्तु का वो व्यापार करना चाह रहा है वो वस्तु खरीद के लाएगा। अपने व्यवसाय को चलाने के लिए जो भी संपत्ति की ज़रूरत पड़ेगी, संपत्ति मतलब जैसे फर्नीचर, भवन, दुकान, मकान, ये सब जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी उन सब का अरेंजमेंट करेगा। उसके बाद ही वो अपना दुकान ओपन करेगा और उसके बाद से अपना लेन देन शुरू करेगा। तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा कि जिस भी वस्तु का उसे व्यापार करना है उसके संबंध में और व्यापार को चलाने के लिए बहुत सारी वस्तुओं का उसे इंतजाम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ही जो है वो पूंजी कहलाती हैं। यानी कि व्यवसाय को आरंभ करते टाइम व्यवसाय द्वारा जो भी धन उसमें लगाया जाता है वो पूंजी कहलाता है। अब ये धन जो है ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कैश लगे। जैसे कि अगर हमें एक मोबाइल की शॉप खोलनी है, ठीक है, तो मोबाइल की शॉप खोलनी है तो मोबाइल की जो भी हमें मोबाइल सबसे पहले ख़रीद करके अपने दुकान में रखना होगा, तो उसके लिए हमें कैश चाहिए। हमारे पास कैश होना चाहिए। उस कैश से हम लोग जाएंगे किसी दूसरे व्यापारी के पास, वहाँ से मोबाइल और मोबाइल के पार्ट्स खरीद करके लाएंगे और वो रखेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ मोबाइल कहाँ रखेंगे? तो उसके लिए हमें कुछ फर्नीचर वर्क चाहिए होगा, कुछ हमें दुकान की भी एक अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। एक ज़मीन हमें चाहिए, एक मकान कमरा चाहिए और फ़ैन चाहिए, लाइट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी हमें क्या करनी होगी? वहाँ पे अवेलेबल करानी होगी। तो सबसे पहले कैश, ठीक है, और प्लस उस व्यापार को चलाने के लिए जो भी हमें संपत्ति चाहिए, जैसे फर्नीचर, लाइट, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें जो चाहिए, ये दोनों को ही मिल के हम लोग क्या कहते हैं? पूंजी।
ठीक है। ये दोनों को ही मिला करके इसे कहा जाएगा कि इतनी पूंजी हमारी इस व्यवसाय को स्टार्ट करने में लगी है। अब जब व्यापारी अपना व्यापार आगे बढ़ाता है, रोज़ व्यापार चल रहा है, तो जैसे जैसे उसे आवश्यकता पड़ती है और पैसों की, तो वो और पैसा और पूंजी अपने व्यापार में लगाते जाता है। और अगर कभी उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा पूंजी लगी हुई है, उतना पूंजी लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है, तो वो उस पूंजी को कम भी कर सकता है। ठीक है। वैसे कम बहुत रेयर केस में किया जाता है, हमेशा क्या होता है, पूंजी बढ़ाई ही जाती है। तो ये हो गई पूंजी। अब ये जो पूंजी होती है ये हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं? तो पहला है स्थायी पूंजी, दूसरा है चल पूंजी और तीसरा है कार्यशील पूंजी। आइए इनके मतलब को भी समझ लेते हैं। तो जो स्थायी पूंजी होती है, ऐसी पूंजी जो स्थायी संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए लगाई जाती है, जैसे भवन, फर्नीचर, मशीन आदि, वो स्थायी पूंजी कहलाती है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो हमें भवन की ज़रूरत पड़ेगी, फर्नीचर की ज़रूरत पड़ेगी, मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्थायी प्रकृति मतलब कि अगर हमने एक बार ख़रीद लिया, जैसे एक बार हमने कोई मशीन खरीद ली, तो कम से कम 5 साल 10 साल की हमें छुट्टी हो गई। फर्नीचर कोई ख़रीदा तो 5 साल 6 साल आराम से चलेगा। भवन ख़रीदा तो वो तो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। तो ये स्थायी प्रकृति यानी कि बस एक बार इसमें पैसा लगाना है और ये काफ़ी टाइम तक हमें अपना जो है सहयोग प्रदान करते हैं। तो इसलिए इन सभी चीज़ों में जो पैसा लगाया जाता है व्यापार को स्टार्ट कर देना है, वो हमारी कहलाती है स्थायी पूंजी। दूसरी होती है चल पूंजी, यानी कि वह पूंजी जो चालू संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए लगाई जाती है, जैसे स्कंध या माल। यानी कि चल पूंजी का मतलब हुआ कि ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं हम खरीदते हैं अपने पैसे से जो कि कम टाइम के लिए होती हैं, यानी कि जिनका ड्यूरेशन मुश्किल से 1 साल का होता है। जैसे व्यापार में हमारा मोबाइल का व्यापार था, तो हम गए और मोबाइल ख़रीद करके लाए। अब वो मोबाइल क्या होगा, हर दिन बिकते जाएगा, तो फिर वो ख़त्म होगा, तो फिर हमें जाकर के फिर से मोबाइल लाना पड़ेगा अपने शॉप में रखने के लिए। तो ये कम टाइम के ड्यूरेशन के लिए हुई, लेकिन है तो ये भी पूंजी, क्योंकि मोबाइल से ही हमें व्यापार करना है, तो ये भी हमारी पूंजी हुई। तो इसलिए चल पूंजी क्या होती है, तो इसलिए इसे स्कंध या माल कहा गया। स्कंध मतलब होता है रहतिया। अभी इसे हम लोग जस्ट आगे ही समझेंगे अच्छे से कि स्कंध या माल होता क्या है। तो जिस चीज़ का व्यापारी व्यापार कर रहा है वो चीज़ मेनली चल पूंजी के अंतर्गत आती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चल पूंजी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। फिर लास्ट है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी क्या होती है कि व्यवसाय के दैनिक कार्यों को चलाने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता पड़ती है उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो जो व्यवसायी है उसकी हर दिन के कुछ ना कुछ खर्चे ज़रूर होते हैं व्यवसाय में। ठीक है। तो उन चीज़ों को चलाने के लिए उसे अलग से कुछ कैश, मेनली ये जो कार्यशील पूंजी होती है ये मेनली कैश के रूप में होती है, क्योंकि कोई भी कार्य है व्यवसाय का वो कैश के बिना तो होगा नहीं। तो व्यवसाय के जो भी दैनिक कार्य, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पर कि डेली बेस पे जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनको वेतन या मजदूरी देना होता है, तो वहाँ वो जो वेतन है और मजदूरी ये किस में दी जाएगी, कैश में ही दी जाएगी। तो उसके लिए व्यापारी के पास अलग से कैश होना ज़रूरी है, ताकि वो डेली अपने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरतों को पूरी कर सके। कभी पेन की ज़रूरत होती है, कभी पेंसिल की ज़रूरत होती है, तो ये सारी छोटी छोटी दैनिक चीज़ें हैं जिनके लिए व्यवसाय को अपने पास अलग से कैश के रूप में कार्यशील पूंजी रखना अनिवार्य होता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आहरण किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी भी व्यवसायी द्वारा अपने घरेलू प्रयोग के लिए व्यवसाय से निकाला गया धन या वस्तु आहरण कहलाता है। सिंपल सा मतलब होता है आहरण का, आप सिंपल शब्दों में समझिए कि जैसे आपकी मोबाइल की शॉप है, ठीक है। तो आपकी मोबाइल की शॉप है, अगर आपके परिवार में आपकी पत्नी को, आपके बच्चे को या फिर किसी भी व्यक्ति को, मेनली आपकी पत्नी और बच्चे को अगर मोबाइल की ज़रूरत है, मोबाइल ख़रीदनी है, तो वो बाहर कहीं से तो ख़रीदने जाएंगे नहीं कि नहीं हम अपने शॉप से नहीं खरीदेंगे, हम किसी दूसरे के शॉप से खरीदेंगे, ऐसा तो होता नहीं मेनली। तो क्या वो क्या चाहेंगे कि वो अपने शॉप से खरीदें। तो जब उनका खुद का ही वो शॉप है, तो वो जब मोबाइल अपने प्रयोग में लेंगी अपने लिए लेंगी मोबाइल, तो उसका पैसा तो वो देंगे नहीं, शायद ही कोई देता हो, क्योंकि कोई भी अपने दुकान से अगर अपने घर के लिए कोई भी सामान ले जाता है तो उसका पैसा दुकान में नहीं दिया जाता, क्योंकि वो अपनी ही दुकान है। ठीक है। तो वो जो मोबाइल उसने लिया और उसके बदले में पैसा नहीं दिया, किसने लिया, व्यापारी की पत्नी ने लिया, तो वो हो गया घरेलू प्रयोग के लिए। तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, आहरण। तो ये हो गई वस्तु की बात। ठीक है। अब या फिर मान लीजिए कि
जो व्यापारी है उसको अपनी किसी पर्सनल काम के लिए, मान लीजिए उसकी बाइक ख़राब हो गई और बाइक को बनवाना है, बट उसके पास अभी अर्जेंट में पैसा नहीं है, तो वो सोचता है कि चलो मेरी ही शॉप है, मैं उसमें से पैसा निकाल करके अपनी बाइक अभी बनवा लेता हूँ, फिर बाद में दिखा देगा, मेरी ही शॉप तो है। तो वो क्या करता है, उसमें से कुछ पैसा निकाल लेता है और जा करके अपनी बाइक बनवा लेता है। तो ये जो पैसा निकाला गया और ये जो सामान निकाला गया, वो व्यापारी ने अपने पर्सनल, अपने घर के उपयोग के लिए निकाला। तो इसलिए इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, आहरण। ठीक है, सिंपल सा आपको आई होप कि समझ में आएगा कि आहरण क्या होता है। जब भी अपने बिजनेस से कोई भी वस्तु अपने घरेलू प्रयोग के लिए निकाली जाती है या फिर कोई भी धन अपने घरेलू प्रयोग के लिए निकाला जाता है तो उसे आहरण कहते हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं कि माल किसे कहते हैं। देखिए, माल का सिंपल सा मीनिंग है कि व्यापारी जिन वस्तुओं का व्यापार करता है अथवा जिन वस्तुओं में लेन देन करता है वह वस्तुएं व्यापार के लिए माल कहलाती हैं। इसको सिंपल शब्दों में आप समझिए आम भाषा में कि जो भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति का जिस भी चीज़ का दुकान होता है वो उसका माल कहलाता है। कैसे, अगर किसी व्यक्ति की दुकान है कपड़े की, तो जो कपड़ा वो बेच रहा है वो कपड़ा उसके लिए माल कहलाएगा। किसी व्यक्ति की राशन की दुकान है तो वो राशन जो है वो माल कहलाएगा। मोबाइल की दुकान है तो मोबाइल उस व्यापारी के लिए माल होगा। इसी तरीके से जितनी भी चीज़ों की जो दुकान होती है, ठीक है, मतलब दुकान का जो मेन पर्पज़ होता है वो उस व्यापारी के लिए माल कहलाता है। बर्तन की दुकान है तो बर्तन माल है, स्टेशनरी की दुकान है तो स्टेशनरी माल है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि जिस भी वस्तु का व्यापार व्यापारी करता है वो वस्तु व्यापार का माल कहलाता है। अब इस माल के लिए हम लोग इंग्लिश में शब्द यूज़ करते हैं गुड्स। ठीक है, गुड्स शब्द यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो गुड्स शब्द है इसको हम लोग अपने लेखा में नहीं लिखते हैं। इसकी जगह पे हम लोग अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। किस आधार पे, उसकी जो स्थिति रहती है माल की, उस आधार पे अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उन शब्दों को समझने के लिए आप सबसे पहले समझिए कि जो माल है वो कुछ मतलब ऐसा कोई टाइप नहीं है माल का। ठीक है, बट हमने इसको आसान तरीके से आप समझ सकें इसलिए हम यहाँ पे एक टाइप के तौर पे बता रहे हैं कि माल मेनली जो है वो 3 टाइप के आधार पे 3 अलग अलग तरीके से उनकी जो लेखा किया जाता है। तो जैसे सबसे पहला है कि लेन देन के आधार पे, दूसरा है उपस्थिति या तिथि के आधार पे और तीसरा है जीवंतता के आधार पे। तो सबसे पहले देखते हैं लेन देन के आधार पे माल क्या होता है। लेन देन के आधार पे सबसे पहले हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है क्रय, फिर विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी। ठीक है, उपस्थिति या तिथि के आधार पे, तो उपस्थिति के आधार पर हम लोग स्कंध, स्टॉक या रहतिया शब्द यूज़ करते हैं। और ये तिथि के आधार पर देखा जाए तो ये प्रारंभिक रहतिया और अंतिम रहतिया इसे कहते हैं। जीवंतता के आधार पे होता है जीवित स्टॉक और मृत स्टॉक। ठीक है, ये तो हमने नाम बताया, अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्रय का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जब व्यापारी अपने व्यापार से संबंधित वस्तु को इसलिए खरीदता है ताकि वह उसे बेचकर लाभ कमा सके, तो यह प्रक्रिया क्रय कहलाती है। सिंपल सा मतलब है क्रय को। देखिए, इंग्लिश में हम लोग परचेस बोलते हैं। तो जब माल खरीदा जा रहा है, ठीक है, माल खरीदा जा रहा है, तो उस टाइम जब हम लोग लेखा करेंगे तो माल खरीदने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, परचेस शब्द का। ठीक है, हिंदी में क्रय बोलेंगे उसे और इंग्लिश में परचेस शब्द का यूज़ करेंगे। अब परचेस होता क्या, अब जैसे मान लीजिए कि आपकी मोबाइल की शॉप है। ठीक है, आपने मोबाइल की शॉप खरीदी है, तो अपने दुकान में जो आपने मोबाइल रखी है वो आप कहीं ना कहीं से ख़रीद के लाए होंगे, तभी ना आप आगे उसको बेचेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं कि जो मोबाइल आपने अपनी दुकान में रखी वो आप कहीं से ख़रीद कर ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं, ताकि आप उसे बाहर किसी कस्टमर को बेच करके आप उससे प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, ये उद्देश्य है आपका। आप कहीं और से, किसी और व्यापारी से मोबाइल का स्टॉक, मतलब मोबाइल, ढेर सारे मोबाइल और मोबाइल पार्ट्स खरीद के ला रहे हैं ताकि आप उसे बाद में दूसरे कस्टमर्स को बेच करके प्रॉफिट जोड़ करके उससे लाभ कमा सकें। तो इस उद्देश्य से जब कोई भी व्यापारी माल खरीदता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रय। ठीक है, यानी कि आपने जो मोबाइल खरीद करके लाया ताकि आप उसे बेच सके, उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे अपनी पुस्तकों में, क्रय शब्द का, यानी कि परचेस शब्द का। ठीक, उसके बाद हमारा था विक्रय। विक्रय क्या होता है, तो व्यापारी द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु को बेचना विक्रय कहलाता है। ठीक, सिंपल सा है कि जो मोबाइल आपने रखा है अपने दुकान में बेचने के लिए, उसको जब आप
कस्टमर्स को अपने बेचते हैं उसमें प्रॉफिट ऐड करके, तो ये बेचना क्या कहलाता है? व्यापार के शब्दों में विक्रय, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेल्स। ठीक है। इसके बाद है क्रय वापसी, यानी कि क्रय किया गया माल किसी भी कारण से पसंद न आने पर विक्रेता को वापस किया जाए तो इसे क्रय वापसी कहते हैं। देखिए, क्रय वापसी को हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि आजकल हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा ही करते हैं। ठीक है, जैसे लाइक मीशो, शॉपसी, फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो जब हम लोग इनसे सामान कुछ मंगाते हैं और हमें पसंद नहीं आता तो हम क्या करते हैं? रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो इसे ही, यानी कि हमने ख़रीदा और हमें पसंद नहीं आया तो हमने रिटर्न कर दिया, तो इसे ही हम लोग क्रय वापसी यानी कि परचेस रिटर्न कहते हैं। व्यापार में क्या होता है कि व्यापारी क्या करता है, कहीं दूसरे जगह से अपने व्यापार में रखने के लिए माल ले आता है। जैसे कि मोबाइल का शॉप था उसका, तो वो किसी थोक व्यापारी से जाके मोबाइल लेके आता है ढेर सारे, तो उसमें से कुछ पार्ट्स उसे नहीं पसंद आते हैं या फिर पूरा का पूरा ही सामान उसे पसंद नहीं आता है, तो वो क्या करता है, फिर से उस व्यापारी के पास वो माल वापस भेज देता है कि हमें आपका सामान पसंद नहीं आया, और जो उसने पैसा पेमेंट किया है वो पैसा भी उसको वापस मिल जाता है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं क्रय वापसी। और जस्ट इसका अपोजिट होता है विक्रय वापसी, यानी कि जब बेचा गया माल ग्राहक द्वारा किसी कारण से वापस किया जाए तो इसे विक्रय वापसी कहते हैं। यानी कि जो जिस व्यक्ति की, जिस व्यापारी की मोबाइल की शॉप है, ठीक है, उस व्यापारी ने मोबाइल किसी कस्टमर को बेचा, उस कस्टमर को उस मोबाइल का कुछ फंक्शन पसंद नहीं आया या फिर वो मोबाइल ही पूरा नहीं पसंद आया, किसी भी वजह से वो मोबाइल उसे पसंद नहीं आया, तो वो कस्टमर आएगा और व्यापारी को उसका मोबाइल वापस कर देगा, कहेगा कि हमें आपका ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो प्लीज़ आप इसे रिटर्न कर लीजिए। तो इसके बदले में जब वो मोबाइल उससे रिटर्न ले लेगा और उसके बदले में जो उसने पैसा कस्टमर ने पेमेंट किया था उस कस्टमर को वो उसका पैसा वापस कर देगा, तो इसे ही हम लोग कहते हैं विक्रय वापसी। ठीक है। वह स्टॉक या रहतिया, जो कि हमारा उपस्थिति या तिथि के आधार पर हम लोग माल को स्टॉक या रहतिया कहते हैं। तो स्टॉक या रहतिया क्या होता है? तो व्यापार में किसी भी समय जो माल बिना बिका हुआ दुकान या फिर गोदाम में पड़ा है उसे रहतिया कहते हैं। सिंपल सी बात है कि आपका जो भी शॉप है उसमें जितना भी माल आपने रखा हुआ है बेचने के पर्पज़ से वो आपका स्टॉक कहलाता है। ठीक है, जैसे आपकी मोबाइल की शॉप है तो आपने जाहिर सी बात है ढेर सारे मोबाइल रखे होंगे, मोबाइल के बहुत सारे पार्ट्स होंगे, मोबाइल से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें आप रखे होंगे अपने दुकान में, तो वो अभी बिना बिका हुआ है, मतलब बिका नहीं है तभी ना आपके पास है। तो इसीलिए बोला जाता है कि बिना बिका हुआ माल जो भी दुकान में, या फिर अगर आपकी बड़ी शॉप है तो आपके पास गोदाम भी होगा, तो कुछ माल आपका गोदाम में भी, तो जो भी माल आपके पास बिना बिका हुआ दुकान में हो या फिर गोदाम में हो उसे हम लोग स्टॉक या फिर रहतिया कहते हैं। अब तिथि के आधार पे ये जो स्टॉक है दो पार्ट्स में बढ़ जाता है, एक प्रारंभिक रहतिया और दूसरा अंतिम रहतिया। तो प्रारंभिक रहतिया क्या होता है? तो वर्ष के प्रारंभ में जो माल व्यापार में मौजूद होता है उसे प्रारंभिक रहतिया कहते हैं। देखिए, जो भी व्यापारी होता है वो एक तरीके से जो लेखांकन का कार्य होता है वो 1 वर्ष का होता है। जैसे आज 1 जुलाई से, अगर मान लीजिए कि 1 जुलाई से, अगर 1 जुलाई 2024 से व्यापार आरंभ हुआ है तो वो अगले साल 30 जून 2025 पे अपना जो है वो व्यापार की कंडीशन को नापता है, मतलब मापता है कि उसकी व्यापार की स्थिति क्या है, बाकी बहुत सारी चीज़ें देखता है। ठीक है, तो 1 वर्ष का मेनली हमारा लेखांकन वर्ष माना जाता है कि हर साल हमें अपने व्यापार की स्थिति पता करनी होती है 1 साल के बाद, 1 साल के अंतिम तिथि पे। ठीक है, तो इस हिसाब से जो भी लेखांकन वर्ष है, मेनली ये जो लेखांकन वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच में व्यापारिक लेखांकन वर्ष माना जाता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल को हम मान के चल रहे हैं कि 1 अप्रैल को व्यापारी के पास जितना भी माल उसके दुकान में या फिर गोदाम में रखा हुआ है बेचने के पर्पज से, वो उसका प्रारंभिक स्टॉक यानी कि प्रारंभिक रहतिया कहलाएगा। और अंतिम रहतिया क्या होता है कि वर्ष के अंत में जो माल व्यापार में शेष रहता है उसे अंतिम रहतिया कहते हैं। यानी कि वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? अगर हम लोग 1 अप्रैल से स्टार्ट किए हैं बिजनेस तो 31 मार्च लास्ट डेट ऑफ ईयर माना जाएगा। तो 31 मार्च को जो भी माल व्यापारी के पास बचा हुआ रहेगा उसे हम लोग कहेंगे अंतिम रहतिया, क्योंकि ये वर्ष के अंत में बचा हुआ है, और जो वर्ष के प्रारंभ में हमारे पास है वो होता है प्रारंभिक रहतिया। ठीक है, आप सिंपल समझिए कि व्यापारिक लेखांकन वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में माना जाता है। यानी 1 अप्रैल जो है वो व्यापार के प्रारंभ का, यानी कि व्यापार के लेखांकन का उस दिन से प्रारंभ किया जाता है, और 31 मार्च को लास्ट डेट ऑफ
ईयर माना जाता है, ठीक है। तो 1 अप्रैल को जो रहतिया का मूल्य है, यानी कि मान लीजिए 1 अप्रैल को हमारे पास 10,000 का स्टॉक हमारे व्यापार में है, तो 10,000 का स्टॉक प्रारंभिक रहतिया कहलाएगा। और 31 मार्च को अगर हमारे पास 5,000 का स्टॉक बच रहा है तो वो 5,000 का स्टॉक अंतिम रहतिया कहलाएगा, ठीक है। फिर है जीवित स्टॉक, यानी कि जो हमने जीवंतता के आधार पे बांटा था 2 तरीके से, जीवित स्टॉक और मृत स्टॉक। तो जीवित स्टॉक क्या होता है? तो व्यापार में संपत्ति की तरह प्रयुक्त पशु जैसे कि घोड़ा, बैल आदि जीवित स्टॉक कहलाते हैं। जीवित का मतलब क्या हो गया? लिविंग थिंग्स, आपको पता ही होगा लिविंग थिंग्स यानी कि जिसमें प्राण होते हैं। प्राण किस में होते हैं? पशु पक्षी, मनुष्य आदि जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी जीवित स्टॉक में ही गिने जाते हैं। तो फिलहाल अगर किसी व्यापार के पास संपत्ति के रूप में घोड़ा है, बैल है या फिर कोई भी पशु है जिसका वो व्यापार करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ लोगों का व्यापार होता है कि वो जो डॉग्स होते हैं उन्हें बेचते हैं, कुछ लोग गाय बेचते हैं, कुछ लोग भैंस बेचते हैं, ठीक है। तो ये उनका व्यापार हो गया, तो इस वजह से वो उनका स्टॉक यानी कि माल कहलाएंगे। जो भी पशु का वो व्यापार करे वो उनका माल कहलाएंगे, तो क्योंकि उनमें प्राण है तो वो जीवित स्टॉक कहलाएंगे। दूसरा ये भी है कि मान लीजिए कोई व्यापारी ऐसे होते हैं कि जिनके जो कि पशुओं का व्यापार नहीं करते, लेकिन जो भी वो व्यापार करे उनमें पशु भी उनकी सहायता करते हैं। जैसे कि कुछ लोग बैल को रखे रहते हैं हल जोतने के, मतलब खेत जोतने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, खास करके जो दूध डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि हमारे दूध बेचने वाले लोग होते हैं, उनके पास गाय होती हैं, भैंस होती हैं, बकरी होती है। तो वो जो गाय भैंस बकरी है वो उन्हें नहीं बेच रहे, लेकिन उनसे जो दूध निकल रहा है उसे बेच रहे। तो वो जो गाय भैंस बकरी है वो भी उनके लिए व्यापारी के लिए क्या होगी? उनकी जीवित स्टॉक कहलाएगी, ठीक है। फिर है मृत स्टॉक, यानी कि व्यापार के संचालन में प्रयुक्त निर्जीव संपत्तियां जैसे कि भवन, मशीन, फर्नीचर आदि मृत स्टॉक कहलाते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी संपत्ति जिसमें कि जीवन नहीं है, यानी कि जिसमें कि प्राण नहीं है और वो व्यापार के संचालन में प्रयोग की जा रही है, व्यापार को सुचारू रूप से चलाने में सहायता दे रही है, तो वो व्यापार की स्टॉक हुई, व्यापार की संपत्ति हुई। और क्योंकि उसमें जीवन नहीं, उसमें प्राण नहीं, तो उसे हम लोग मृत स्टॉक कहते हैं। जैसे कि भवन, फर्नीचर, मशीन, ये सारी हमारे व्यापार में सहायता प्रदान करती हैं, तो ये हमारे मृत स्टॉक कहलाएंगे। अब थोड़ा सा एक जो पार्ट है, जो कि हमने 3 पार्ट्स में माल को डिवाइड किया था, जो कि एक पार्ट उसमें से हमारा और बच गया है। चौथा पार्ट मतलब माल जो है हमारा वो 4 तरीके से डिवाइड होता है, बट हमने अभी पीछे आपको 3 ही भागों में डिवाइड करके दिखाया था, क्योंकि लिखने में चूक हो गई थी। तो आगे हम बता दे रहे हैं कि वो चौथा पार्ट कौन सा है। तो देखिए, जो माल यानी कि गुड्स की चौथी कैटेगरी है, यानी कि चौथी कैटेगरी के हिसाब से अगर हम लोग गुड्स को डिवाइड करें तो गुड्स को हम लोग निर्माण के आधार पे डिवाइड कर सकते हैं। कि निर्माण के आधार पे भी जो हमारे गुड्स यानी कि जो हमारा माल होता है वो 3 तरीके का होता है। पहला है कच्चा माल, फिर है अर्धनिर्मित माल और पूर्ण निर्मित माल। इनका डेफिनेशन इसलिए हमने नहीं लिखा है क्योंकि इनके नाम में ही इनका पूरा डेफिनेशन है। कच्चा माल मतलब कि जो माल अभी बिल्कुल भी बना नहीं है। जैसे कि आप सिंपल से समझ लीजिए, किसी भी व्यापारी का फर्नीचर का, यानी कि जैसे कि वो बेड, कुर्सी, मेज आदि बना करके बेचता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसे क्या करना होगा? उसे लकड़ियाँ मंगानी होंगी। तो जो लकड़ी है, सिर्फ और सिर्फ लकड़ियाँ उसने मंगाई हैं, तो वो लकड़ी जो रखी हुई है वो उसके लिए कच्चा माल होगी। अब बात करते हैं अर्धनिर्मित माल की। तो अर्धनिर्मित माल का मतलब क्या हो कि उन लकड़ियों को जो है वो प्रॉपर तरीके से, जैसे अगर हमें बेड बनाना है तो बेड के शेप में, मतलब जिस तरीके से उस बेड को बनाने के लिए हमें लकड़ियाँ चाहिए, जो शेप चाहिए उस शेप में काटा गया है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अभी काटा गया है, तो एक तरीके से वो क्या हुई? अर्धनिर्मित माल हुई, यानी कि अभी पूरी तरीके से वो बनी नहीं है। और फिर लास्ट है पूर्ण निर्मित माल। पूर्ण निर्मित माल का मतलब क्या हुआ है कि जो शेप में हमने लकड़ियों को काटा था उन्हें हमने क्या किया? एक दूसरे के साथ असेंबल कर दिया, यानी कि एक दूसरे के साथ जिस भी शेप में हमें बेड या कुर्सी, टेबल चाहिए था वो शेप हमने उन्हें प्रदान कर दिया, उन्हें जोड़ दिया और एकदम प्रॉपर फिनिशिंग हमने कर दी। अब सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना? उन्हें सेल करना। तो ये हो गया पूर्ण निर्मित माल। ये मेनली जो स्टॉक है, जो माल की कैटेगरी, ये हमारा वहाँ पे ज़्यादा काम आता है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। जैसे कि फैक्ट्री में अधिकतर क्या होता है, जहाँ पर बेचने का काम नहीं होता है, वहाँ पर बनाया जाता है माल। तो जहाँ माल बनता है वहाँ पर गुड्स को मेनली इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझा जाता है कि हमारे पास कितना कच्चा माल है, कितना हमारा माल आधा बना हुआ है और कितना पूरा का पूरा फिनिशिंग के तौर पे हमारे पास रखा हुआ है, ठीक है। तो ये टोटल जो हमारा माल यानी कि गुड्स है उसको 4 कैटेगरी में बांटते हैं। ये चारों कैटेगरी
भी हमने आपको समझा दी। और आई होप कि जितने भी हमने आज 4 हमने लेखांकन शब्दावलियाँ समझी हैं और वो चारों ही काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की और कुछ शब्दावलियों को समझेंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लास पे। थैंक यू।